सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित दो महत्वपूर्ण कृषि सुधार विधेयक। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। लोकसभा से विधेयकों को मिल चुकी है मंजूरी। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा आज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किया जाएगा पेश। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 समेत 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा से पारित। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह ही रहेंगे बरकरार। कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक को भी सदन की मंजूरी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू की सांसदों को हर समय मास्क पहनने की सलाह। सदन में सदस्यों को एक दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखने और साफ सफाई रखने की आवश्यकता पर जोर। और कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अधिक मरीजों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाने पर जोर। डीसीजीआई ने देश के पहले क्रिस्पर कोविड-19 परीक्षण को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने को दी मंजूरी। पिछले 24 घंटों में 95,000 से अधिक रोगी हुए ठीक। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। राज्यसभा के एजेंडे में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा आज सदस्यता की शपथ लेंगे। वहीं बात लोकसभा की करें तो कोविड-19 महामारी पर लोकसभा में नियम 193 के तहत आज चर्चा होगी। साथ ही सदन में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। इसके अलावा 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल हैं। किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित 2 अहम विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। ये विधेयक किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उपज का बेहतर दाम दिलाने से संबंधित है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 राज्यों के कृषि उत्पाद बाजार कानूनों यानी राज्य एमपीएमसी कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इसके प्रावधान राज्यों में एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। इसके जरिए किसानों को राज्य के अंदर और बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिलेगा। किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। विधेयक में भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। साथ ही किसानों से लेन देन करने वाला व्यक्ति अधिसूचित किसान उपज के लेन देन पर
उसी दिन भुगतान करे या कुछ शर्तों के साथ 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान करे। तो आज काफी अहम एजेंडा है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर भी विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। ये विधेयक कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संबंध में किसानों को संरक्षण देने और उनके सशक्तिकरण के लिए खाका प्रदान करता है। इसके प्रावधान भी राज्यों के एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे। विधेयक के जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है, जहां किसानों की जमीन को खेती के काम के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर करार पर ले सकते हैं। वहीं इसमें किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी और करार के बाद भी अगर कृषि उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो उसका एक खास हिस्सा किसानों को भी मिलेगा। साथ ही फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि समझौता करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। इसमें करार करने वाली कंपनी को प्राकृतिक आपदा या महामारी की वजह से दाम में कमी होने पर भी न्यूनतम गारंटी मूल्य देना होगा। फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज का दिन कितना अहम रह सकता है, क्योंकि किसानों के सशक्तिकरण और कृषि सुधार से संबंधित जो 2 विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में है, उसको देखते हुए कितना अहम दिन रहेगा आज? देखिए, दरअसल प्रीति 3 बिल मान सकते हैं कि 3 बिल काफ़ी अहम है राज्यसभा में। आपने जो 2 बिल बताए, उसके अलावा एक एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल भी राज्यसभा में आएगा और इन तीनों को मिला के ही पैंडेमिक के पहले, कोविड-19 पैंडेमिक के पहले 3 अध्यादेश हुए थे और ये तीनों अध्यादेश किसानों को और किसान कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उन तीनों को प्रभावित करने वाले थे। और एक तरह से कहें कि जहां एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर जो स्टॉक लिमिट है उसको थोड़ा सा नियमित करने की बात है और जो पहला दो बिल है उन 2 बिलों में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट और इससे संबंधित जो दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने से संबंधित है, तो इसे लेके काफ़ी बहस लोकसभा में हुई थी और आज राज्यसभा में भी इसे लेकर काफ़ी बहस होने की संभावना है। और इसके अलावा एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसे भी आप मिलाकर देख सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकों में जिस तरह से पिछले दिनों स्कैम कुछ हुए थे, जो कोऑपरेटिव बैंक यह लग रहा था कि बैंकिंग का काम करते हैं लेकिन बैंकिंग का जो प्रॉपर प्रोफेशनल रेगुलेशन है उसमें वो नहीं शामिल है, तो इसलिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी राज्यसभा में आएगा जो काफ़ी अहम है। और अगर दूसरी तरफ लोकसभा में देखें तो एक अभी जिस तरह की सुरक्षा की स्थिति है उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट की बात है जो इंट्रोड्यूस करने के लिए है और इंट्रोड्यूस करने के बाद उस पर आगे चर्चा होगी, हो सकता है कल या परसों में हो। लेकिन जो 2 अहम बिल यहाँ पे और जो दिख रहा है वो एक है फॉरेंसिक साइंस है और उसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। एकेडमिक मामले में दोनों काफ़ी अहम हैं। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो 2 कैंपस रहेंगे, एक दिल्ली में एक अहमदाबाद में, और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी वहाँ पे गुजरात में ही होगा। तो काफ़ी अहम दिन है और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 पैंडेमिक पे यहाँ बहस होगी रूल 193 के तहत जो राज्यसभा में हो चुकी है और यहाँ भी मंत्री को इस तरह से स्पष्ट करना होगा, सांसदों को संतुष्ट करना होगा। बिल्कुल, यानी दोनों ही सदनों में देखें तो कार्यसूची में जो एजेंडा दिख रहा है उसके हिसाब से काफ़ी अहम दिन है आज। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश कोविड महामारी की वजह से पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका असर लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। वित्त मंत्री ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि ये अच्छा काम कर रही है और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही है। Section 7 related, which is the financial creditor,
2,789 company cases had been resolved even before they got admitted into the NCLT. And this amount which got disposed in this resolution is 1,96,171 crores. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में कंपनियों और व्यक्तियों की इंसॉल्वेंसी का निपटारा करने की समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। ये विधेयक 2016 के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में और संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक के जरिए कोरोना महामारी और 25 मार्च से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव में फंसी कंपनियों को राहत दिए जाने के प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया है कि 25 मार्च और इसके बाद कर्ज भुगतान करने में असफल रहने पर कंपनियों के खिलाफ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई से ये छूट 6 महीने के लिए है, जिसे अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 5 जून को जारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार को गैर जमानती बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था करने वाले महामारी संशोधन विधेयक 2020 को राज्यसभा ने कल ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक इस संबंध में जारी एक अध्यादेश की जगह लेगा। देश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार चिकित्सक समुदाय की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। When we reviewed, we found that there were some minimal laws in some states with limited powers, and there was a need to add a legislation or a law at the central level which could ensure that there is some sort of a prohibitory mechanism which could put a stop to all these activities. स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है और इस संबंध में राज्यों के साथ विचार विमर्श जारी है। सभी संबंधित जो विषय हैं जो कि शायद एपिडेमिक्स एक्ट में ना कवर होते हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ना कवर होते हो, उन सब के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम नेशनल पब्लिक हेल्थ पर बहुत प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो निश्चित रूप से सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा से पारित महामारी संशोधन विधेयक 2020 में चिकित्सक समुदाय को सुरक्षा देने के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। साथ ही मारपीट और दुर्व्यवहार को गैर जमानती बनाया गया है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में गंभीर क्षति पहुंचती है तो दोषी को 6 महीने से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी करेंगे। जांच का काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों और सांसदों की सुरक्षा को लेकर सदन में अपनी चिंता दोहराई। उन्होंने एक बार फिर सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती और उपचारात्मक उपायों को अपनाने की बात कही। सभापति ने सदन को बताया कि उन्होंने सदस्यों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की है। Wearing the mask whenever you meet person outside your house, including outsiders working in your house. This is very, very important, please. Yeah. Second is safe distance, surakshita dur, whatever you call. That is essential till this Mahamari goes away. Wherever you meet anybody, anytime, this is very, very important. And third one is
hygiene, maintain hygiene, washing your hands, cleaning them with Dettol or whatever it is from time to time, and keep yourself free from this any sort of infection. लोकसभा से कल कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई। इसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के दायरे में सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। उन्होंने कहा कि नॉन कंपाउंडेबल अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर नहीं रखा गया है। इस तरह के अपराधों की संख्या 35 थी और आज भी यही रहेगी। फ्रॉड वाले काम करने वाले या इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट करने वाले या तो डिसीट करने वाले, फ्रॉड, डिसीट और इंजरी टू पब्लिक, जो उदाहरण आपने दिया ऑनरेबल मेंबर, इनको छोड़ने के कुछ भी प्रावधान इधर नहीं है। कॉम्पाउंडेबल, नॉन कॉम्पाउंडेबल ऑफेंसेस का संख्या 35 था 2013 में, आज भी वही 35 है। उसको हम छूट देने का कोई साहस नहीं कर रहे हैं। 48 ऐसे सेक्शंस को हम चेंज कर रहे हैं जिससे डीक्रिमिनलाइजेशन होगा, और 17 ऐसे हैं जिससे ईज ऑफ लिविंग होगा। ईज ऑफ लिविंग मतलब जो कंपनी चला रहा उसको ये करो, ये फाइलिंग करो, ये ऑफिस ऐसे रन करो, ये सब भी बर्डनसम रहता है, इसीलिए उसका कम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने साबित किया है कि वो मुश्किल समय में भी प्रभावी कदम उठाती है। उन्होंने कहा कि विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा की गई। विधेयक पर चर्चा में कई दलों के नेताओं ने भाग लिया। It is extremely difficult to get companies to implement or to enforce their corporate social responsibility. ये कंपनीज को एक रास्ता दिया जा रहा है कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कैसे भाग सकें, और जो कंपनियां जिनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पस 50 लाख से कम है, उनको ये अनुमति भी दी जा रही है कि आप अपनी कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। This amendment bill proposes to allow the company to pay the penalty, rectify their faults, and become compliant with the law through IAM framework. This will promote ease of doing business. In periods like this, when India is struggling to deal with a pandemic of such magnitude, boldness in policy making and deft financial management is the key to recovery. With all conviction at my command, I can say, with all humility too, that this amendment would encourage business, investment and entrepreneurship in the country. लोकसभा ने कल कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। ये बिल इस वर्ष मार्च में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें छूट देते हुए अदा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी और कुछ कानूनों के तहत लगने वाले जुर्माने माफ कर दिए गए थे। विधेयक पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों की शक्तियों को नहीं छीन रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम राज्यों के हिस्से का भुगतान नहीं करेंगे। हम निश्चित रूप से राज्यों के जीएसटी के हिस्से का भुगतान करेंगे। विधेयक के प्रावधानों को लेकर विभिन्न दलों ने अपनी राय जाहिर की। काउंसिल से रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेने के लिए सीजीएसटी कानून में इसलिए आवश्यकता पड़ा कि 23rd मार्च फॉर द फर्स्ट डे एंड देन फ्रॉम 25th मार्च लॉकडाउन हुआ, मगर नोटिफिकेशन केम इन अप्रैल, so to that limited extent council said do it from 20th. We are respecting only that much. And इतना स्पष्ट कर दूं, इस प्रोविजन से कॉम्पेंसेशन पेमेंट के ऊपर कोई असर पड़ने वाले नहीं है। क्या रिट्रोस्पेक्टिव में उसमें आप गड़बड़ करोगे? कुछ नहीं।
लोकसभा सांसदों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020 पर ब्रीफिंग सेशन आयोजित किया गया है। ये विधेयक सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधायी मामलों पर लगातार ब्रीफिंग सेशन 16 सितंबर से जारी है। लोकसभा सचिवालय की संदर्भ शाखा संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य लेक्चर हॉल में ये आयोजन किया जा रहा है। समय 2 से 3 बजे के बीच रखा गया है। विधेयकों के बारे में संबंधित मंत्रालय के अपर सचिव और संयुक्त सचिव पूरी टीम के साथ संसद भवन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए और प्रभावी प्रबंधन की केंद्र की समन्वित नीति के तहत शनिवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने जिला और स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ध्यान देने और ऑक्सीजन की उपलब्धता और अन्य मुद्दों संबंधी प्रभावी योजना बनाने का आग्रह किया। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों को अपने यहाँ लागू किए जा रहे बेहतर उपायों की जानकारी देनी चाहिए ताकि उन्हें देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सके। वहीं कैबिनेट सचिव ने जांच सुविधा बढ़ाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सराहना करते हुए इस बात पर चिंता जताई कि अब राज्यों में कोविड मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि संक्रमण के लक्षणों वाले व्यक्ति की रैपिड एंटीजन जांच अवश्य की जाए जिसमें कोविड की पुष्टि नहीं हुई हो। ऐसे सभी लोगों की अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच की जानी चाहिए। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने देश के पहले क्रिस्पर कोविड-19 परीक्षण को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने के लिए डेटा समूह को मंजूरी दे दी है। टाटा समूह को इसकी मंजूरी दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ये जांच सटीक परिणाम देने में पारंपरिक RT-PCR परीक्षण के बराबर है। इसके अलावा ये सस्ता और कम समय में परिणाम देता है। ये पद्धति का प्रयोग भविष्य में अन्य महामारियों के परीक्षण में भी किया जा सकेगा। टाटा क्रिस्पर परीक्षण CAS9 विश्व का पहला ऐसा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक कोविड-19 महामारी फैलने वाले वायरस की पहचान कर लेता है। कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों की दर के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है। देश में अभी तक 42 लाख से अधिक कोविड के रोगी ठीक हो चुके हैं। वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान करीब 19% है। इसकी बदौलत भारत का राष्ट्रीय रिकवरी दर लगभग 80% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 95,880 रोगी ठीक हुए। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए ठीक होने वाले मामलों की संख्या 90% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 12 लाख कोरोना नमूनों की जांच हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। प्रधान सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण के कारणों से निपटने के लिए उच्च एहतियाती और निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए फसल की कटाई और सर्दियों के मौसम की शुरुआत से काफी पहले ये बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों, राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से किए गए उपायों की प्रगति और उनकी समीक्षा की गई। बैठक में इस मुद्दे पर गौर किया गया कि पिछले 2 साल के दौरान पराली को जलाने की घटनाओं में 50% से अधिक की कमी आई है और अच्छे AQI वाले दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सख्त कार्रवाई से Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स ने
खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंक को हटा दिया है। केवीआईसी ने एक बयान में कहा है कि 1000 से अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस केवीआईसी ने भेजा था जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग कर रही थी। इस प्रकार वो खादी कारीगरों के काम का नुकसान पहुंचा रही थी। केवीआईसी के उस नोटिस के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने यह पहल की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।